नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर में, जहां हम हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर को आपके समक्ष सजीव करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गबन का अध्याय 2, भाग 16 से 20। इस भाग में कहानी और गहराई लेती है। जहां जालपा अपने अकेलेपन और सामाजिक दबाव से जूझती है, वहीं दूसरी ओर रमेश अपराधबोध में डूबा हुआ खुद से भी नजरें चुराने लगता है। आइए जानते हैं, क्या जालपा रमेश के बिना टिक पाएगी और क्या रमेश अपनी गलती को स्वीकार करेगा। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब ना आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रोब से बोला, क्या रंगढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर। रमा के टालमटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपये मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न कर सकी। शिकायत के रंग से बोला, बाबू साहब, चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए, आपके यहां से एक पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज ये 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपये लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपये कब तक मिलेंगे। रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहां से जल्द रुपये वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लंके बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आए। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते। रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो, बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपये दे दिए। अब उससे रुपये निकलना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ, और क्या सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं, रुपये डकार जाएं और चीज के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपये लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते, मैं हंटर से बात करूं। रमानाथ, कहता तो हूं 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही डील डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो छप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूं हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपये लिए कंगन न बन सकेंगे। पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लगी। महाराज, ये तो भलमनसी नहीं है। एक महिला की चीज है, उन्होंने पेशगी रुपये थे। सोचो, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपयों के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे। गंगू, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या। 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन बड़ी बात है। कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीसकर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दी। अब तक मैंने रुपये की कोई फिक्र की होती नंगू। मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं।
रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता पर वह कंगन उतार कर दे देती, लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वह किफ़ायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपये अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता, और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वनिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उसे 1000 का रूका लिखकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांधा रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे, वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपये दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? सुबह रमानाथ क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपये कमा लाऊं। जालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहां लिए लिए फिरूंगा। जालपा, तो मैं यहां अकेली रह चुकी। 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहां? रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूं। जालपा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी रहा जाए। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुन्ह देखे की प्रीति करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पाश ही ने मुझे यहां बांधा रखा है, नहीं तो अब तक कभी चला गया होता। जालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूं तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ, यह तुम्हारा भ्रम है जालपा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ, ये क्या मुंह से कहूंगा जब ही। जालपा, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूं, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तो मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बेढब प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा, मैं तो जानती हूं। रमानाथ, बताओ। जालपा, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूं। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूं कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। सोचकर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूं, इसे मैं खूब जानती हूं। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यही सीखा। अब फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूं? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जालपा, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूं। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई, लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है न रूप है। बताओ। जालपा, बता दूं, मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूं। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहां आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता।
ये पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है, पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है, तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, ये तुम्हारी केवल शंका है जालपा, मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देखकर बोलो, आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा क्या सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती सर्राफों को रुपये देते जाते हो या नहीं, तो बराबर कहता, हाँ कुछ नन, कुछ हर महीने देता जाता हूं। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सर्राफ के तो अभी सब रुपये अदा हुए होंगे। रमानाथ, अब थोड़े ही बाकी हैं। जालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा, तब तो पूरी गठरी है, तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती, पर हाय रे आत्मगौरव, रमान ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपये क्यों देता, आज चाहूं तो 2-4 हर का माल ला सकता हूं। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपये वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ा। कहां से रुपये लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपये दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है पर यह नहीं जानता मैं अच्छा हूंगा या नहीं, यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मीजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मीजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2500 की जगह मीजान 2000 लिख दूं। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर छोड़ी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मीजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगीं। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुकरी पर जाए। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपये में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपये का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी? रमा को आज ये नई बात मालूम हुई। सोचा, आखिर सुबह को मैं घर ही पर बैठा रहता हूं, अगर यहां आकर बैठ जाऊं तो रोज 10-5 रुपये हाथ आ जाएं, फिर तो 6 महीने में ये सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज ये चांदी न होगी, 15 हन सही, 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज 5 रुपये मिल जाएं और इतनी दिन भर में और मिल जाए तो 5-6 महीने में मैड यूनियन से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर उधर कर देना उसे इतना भान्य कर न जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा, लौटकर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिकैत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला।
₹25 केवल 2 ढाई घंटों में आ गए। अगर 1 महीने भी ये औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपये भुनाते हुए उसे ₹1 कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। ₹4 और वसूल हुए। चिराग जले वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत न आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भागी का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में उसने ₹100 जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवें, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा? दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन वह और न बोलती तो शायद वह उससे ऊन हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा, सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था, रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न थी। उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुर्वत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा, तुम खूब आए, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूं। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है, अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूं। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूं, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 हीने से कम में चीज तैयार न हो, पर होगी लाजवाब जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी न पिघली, तिनकर बोली, अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी न हुई। आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ, 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन, मुझे कंगन पहना ही नहीं है। भाई, आप मेरे रुपये लौटा दीजिए। बस सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलंधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपये इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपये मांग रही हैं, सर्राफ रुपये नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों, रुपये क्यों न लौटाएगा? रमानाथ, इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहां बेचता गिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके। सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपये। आपसे यदि सर्राफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुर्वत के सबब से कुछ न कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा प्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस खड़ी थी जब उसने रतन से रुपये लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा न हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपए ले जाएगा। ये कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रूका लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना।
फिर उसने एक दूसरा रूका लिखकर विश्वंभर दास को दिया कि मानिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विश्वंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विश्वंभर, और वह जो घर पर न मिले? रमानाथ, मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी न करेंगे? अब तक दोनों लंके लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो हैं ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दें तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। मानिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपये न दिए तो फिर बात भी न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वह शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विश्वंभर लौटा। मानिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूं, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूं। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार ना करूंगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहां मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहां मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद मेघराशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोंचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर मानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था? रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वह खूब जानता था कि रतन की अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वो शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपये से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर दे रखी। आज की आमदनी के 800 रुपये उसके पास थे। इसे वो अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गर्ज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता रुपये गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपये गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे, तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। रमानाथ, यह आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुला लाऊं? रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे। हो तुम भी निरे बच्चिया के ताऊब आज ज्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपये इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहां रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपये उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊं। सुभीते का ताला भी तो नहीं है यहां। रमानाथ, तो फिर ये रुपये कहां रखूं? चपरासी, हुजूर अपने साथ लेते जाएं। रमा तो यह चाहता ही था।
एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भभकी में आ गई तो क्या पूछना। कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है, रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन मिला? रमानाथ, अभी तैयार नहीं था, मैंने समझा रुपए लेता चलूं जिसमें उन्हें तस्कीन हो जाए। जालपा, क्या कहा सर्राफ ने? रमानाथ, कहा क्या, आजकल करता है। अभी रतन देवी आई नहीं? जालपा, आती ही होगी, उसे चैन कहाँ? जब चिराग जले तक रतन न आई तो रमा ने समझा अब न आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट भी न होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जालपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सर्राफ के पास गए, अब भागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है। मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों? न रुपए मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी, गर्व से बोली, आपके रुपये रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाए। अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके मानी यह है कि अब वह चीज न बनाएगा? जो चाहे समझ लो। रतन, तो मेरे रुपये ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, आलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटकर बोली, ये आपके रुपये रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपये खर्च कर डाले, इसीलिए वह बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपये देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2 4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपये रहने दो। जालपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्द दे दे। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपये मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपये रहें या न रहे। रुपये आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते, न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा? जालपा, तो यहां भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं की न रहे। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूं, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड न छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपये दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपये दे दिए? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपये दे देना? जालपा, उसी के रुपये तो तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्लाकर उसके रुपये फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपये मांगे तो न थे। जालपा, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलपता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपया मैं नहीं रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे काम मत किया करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ? उसके पास जाकर रुपये मांग लाओ, मगर अभी से रुपये घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपये रतन के हैं और इसका संकेत तक ना किया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपये मत देना, तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांतचित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपये वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहां आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन ना घूमने जाता तो कौन मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उताई हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी कि रुपये रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे को आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपये वापस कैसे लिए जाए।
क्यों न चलकर कहूं, रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए नन लाया था। सर्राफ से इसलिए मांग लाया था जिसमें वह चीज बनाकर दे दे। संभव है वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए। ये निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हू-हा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे? ओह, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद। यह सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था, उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहां लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहां यह जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती है कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूं। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूं, नाचा भी हूं, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं है। रतन, तो मेरे रुपये ही दे दो, बाज आई ऐसे खंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटकर बोली, ये आपके रुपये रखे हैं, ले जाए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपये खर्च कर डाले, इसीलिए वह बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपये देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपये रहने दो। जालपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्द दे दे। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपये मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपये रहें या न रहें। रुपये आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते। न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जालपा, तो यहां भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के न रहे। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपये लिए जाती हूं, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड न छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी।
उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपये दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई, आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपये दे दिए? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपये दे देना? जालपा, उसी उसी के रुपये तो तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने जल्लाकर उसके रुपये फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपये मांगे तो न थे? जालपा, मांगे क्यों नहीं, हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपया मैं नहीं रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे काम मत किया करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ? उसके पास जाकर रुपये मांग लाओ, मगर अभी से रुपये घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआंसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपये रतन के हैं और इसका संकेत तक ना किया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपये मत देना, एन तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपये वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहाँ आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन न घूमने जाता तो कौन मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उताई हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी कि रुपये रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे को आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपये वापस कैसे लिए जाए। क्यों न चलकर कहूं, रुपये लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपये न लाया था, सर्राफ से इसलिए मांग लाया था जिसमें वह चीज बनाकर दे दे। संभव है वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपये दे दे। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए, ये निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हूहा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी उन्हीं ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर फिर वह संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं। रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं। इतनी हंसमुख, इतनी सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो तो बहुत हाल पड़ा था, उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहां लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहां ये जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है।
जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूं। कितनी सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूं, नाचा भी हूं, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े, और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं हैं। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद ना आया। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मगन था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे, हम अवंती की ओर खिसते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 वर्ष के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं, 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वह बुढ़ापे में, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वह प्रमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले, इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लंके किधर से आ गए? वकील, रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहां से इतने लंके जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो यह चाहता ही था, चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए, जरा आप ही बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। ये कहकर वह पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सबके सब अपनी बारी के लिए उतावले होने गए। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थीं, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लंके तो तीसरी बार झूलें और बाकी बैठे मुंह ताकें। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम था, पर इस वक्त फंस गया। क्या करता? आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन तो झूले में इतनी मगन थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं बैठती हूं, मुझे झुलाए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन ही से झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और ये गीत गाने लगी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डरिया झूला पड़ गयो री, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला ना बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन, आपको पेंग मारना नहीं था, कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न छूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। रतन, अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी नहीं बजे। घबराए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर डर जाएगा। कल जालपा को लाएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश न रहा। पांव आफिया पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी, कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हवा तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने भी गिना नहीं जरूर कहती। कहीं ऐसा न हो थैली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का न रहूं।
क्यों न इसी वक्त चलकर बेशी रुपये मांग लाऊं, लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर ये 200 रुपये मिल भी गए, तब भी तो 500 रुपयों की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएं तो लग सकता है, सवेरे कुछ प्रबंध न हुआ तो क्या होगा? यह सोचकर वह कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए, उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सर्राफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए रुपये कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो, गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपये न ले लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपये सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपये होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाए, सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को डाढ़स रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आएगा? रमानाथ, भाई कल मैं रुपये लेकर तो ना आ सकूंगा, यूं जब कहो तब चला आऊं। क्यों इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपयों का बंदोबस्त न करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती है। क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूं। मेरे अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर न हो तो क्या हो? कल कम से कम 200 की गिकड़ कर रखिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपये नहीं है। कल रुपये जुटा रखना, कल आदमी जाएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोआन रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है, अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है, जब तो वह मुझे कभी उधार गहने लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम न हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपये जरूर अदा हो जाते, मगर यहां तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती। सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा, मगर यहां तो उस पर रोब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जाने पाए। वाहरी बुद्धि, दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयां क्यों बिनवाई? उसने रास्ते ही में उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है, उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियां खाई थी। विजय बहिर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, कहां चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपये उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपये मेरे भी थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो न था, मगर उनके पास से रुपये कहीं जा नहीं सकते, वह आप ही भेज देंगी। रमाना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा, कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास हैं। रमा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास, इतने रुपये कहां से आए? जालपा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपये देने को कहती हूं। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपये ये दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूं, 100 रुपये मेरे पास हैं ही, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपये कहां से आएंगे? ऐसा कोई नजर न आता था जिससे इतने रुपये मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपये दे दे तो बड़ी बात बन जाए।
आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात का? क्या मैं उदास हूं? जालपा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता। जालपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ईशियों की आज्ञा नहीं है। रमानाथ, मैं उन ईशियों के भक्तों में नहीं हूं। जालपा, वह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठ कर देखती। रमानाथ, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जालपा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय वह अपने को सशंकित होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? जालपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा, कह देता हूं, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हां जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूंगा। जालपा, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पौड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही हैं। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उंडेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? रमा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहां से आ गए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा, ये रुपये मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमाना, तब तो तुम रुपये जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहां क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपये की परवाह नहीं रही। रमानाथ, अपने भाग्य को कोसती होगी। जालपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरतें रोएं जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो, स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं। जालपा ने प्रेम पूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक MA है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वेश्यागामी, तीसरा घरगोसू है और बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने में भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है, तो मैं अगर उससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि न था कि रुपये आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपये लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपये भेज दें। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर न आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे या घर पर मिले ही नहीं या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपये पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया? मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती? कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही।
कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधों की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियां बदलकर कहा, तो का 4 हाथ गोड़ कर ले। कामें से तो गवा रहे न बाबू मेम साहब के 3 रुपया लेबे का भेजन रहा। जालपा, कौन मेम साहब? कहार जॉन मोटर पर चढ़कर आवत है। जालपा, तो लाए रुपये? कहार, लाए काहे नहीं, बिरती के छोर पर तो रहत है, दौरत दौरत गोड़ पिराए लाग। जालपा, अच्छा चटपट जलाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपये लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपये रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे न लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा, मैंने कह दिया था रुपया दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्द मांगने की क्यों सूझी? समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपये नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज्यादा हैं, उसने आप भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपये बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुनकर नए रुपये रखे हैं, सब इसी साल के हैं चमाचम। देखो तो आंखें ठंडी हो जाएं। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, बाबूजी, सेठ ने रुपये के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ, कैसे रुपये? मेरे यहां किसी के रुपये नहीं आते। प्यादा छोटे बाबू ने कुछ माल दिया था, साल भर हो गए अभी तक एक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है, बात बिगड़ने पर रुपये दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, ये तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं। प्यादा, मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहां से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूं। हम बिना कुछ लिए न जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो। रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, हमारे रुपये दिलवाए हम चले जाएं, हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ, तुम जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दें। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी, जब फिर हमें रुपये न थे तो चीज लाए ही क्यों, और लाए तो जैसे बने वैसे रुपये अदा करो। कह दिया, नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको ये सूझी क्या कि एक बारीगी इतनी गठरी सिर पर लाद ली, कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी, और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहुदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक कितना बिगड़ रहे हैं, आपसे रुपये मांगने जाऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, यह तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित्त कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा?
इससे अधिक वह इस समस्या की और व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा? यही शब्द अगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपये बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। जालपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तक्षजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए क्यों? मैंने तो कभी जिद न की थी। और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी, तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चढ़ रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाए। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे ये छल कर रहे हो? कोई वेश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों ही की साथिन हूं। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था। भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपटकर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपये हैं उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे थे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपये के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं, भय होता था। कहीं वह फिर उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशाबंदी ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपये लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपये पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपये की फिक्र करनी थी। वह कहां से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा, शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोंग दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निहराली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं। चपरासी मिला था? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है। रमानाथ, जी हां, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहां काम बहुत था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही नहीं। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूं। मेरे कमरे में कोई संदूक है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं। 500 रुपये नकद थे। वह तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में 1-2 चीजें लेनी थी। उधार से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें गाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? रमानाथ, जी हां, कोट के ऊपर की जेब में थे। किसी ने निकाल लिए? रमेश, तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ,
क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं, कोई बंदोबस्त न हो सका। अपने पिता से तो कहा ही ना होगा। रमानाथ, उनका स्वभाव तो आप जानते हैं, रुपये तो न देते, उल्टी डांट सुनाते। रमेश, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमानाथ, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना। इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा न गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपये मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कली तो न खुल जाएगी? बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपये इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी, घर में रुपये न थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था। बहुत हंसे, दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिखकर मंगवा लूं। रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा। ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपये मिल जाएंगे? रमानाथ, हां, आशा तो है। रमेश, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो, मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूं, अगर कल 10 बजे रुपए न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लंके हो, इसलिए क्षमा करता हूं। वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरावत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता, उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूं। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, न किसी को कर्ज देता हूं, न किसी से लेता हूं। कल रुपये ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां, यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आई। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थीं। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटारूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं? रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपये लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा, आप बड़े ईमानदार की दुम बने हैं। डोंगिया कहीं का, अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते गिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। ये सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलो, और ऐसा कोई न था जिससे रुपये मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर दिखा रहा था। रमा को देखकर वह बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ, चीज तो अच्छी मालूम होती है। रतन दाम बहुत कहते हैं। जौहरी बाई जी, ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जो जुर्माना का ही ये दूं, 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा न किए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या मोल तोल। हम लोग निरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुभ नजरों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली। जौहरी, कमी का नाम न लीजिए हुजूर, ये चीज आपकी भेंट है। रतन, अच्छा, अब एक बात बतला दीजिए, कम से कम इसका क्या लेंगे? जौहरी ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियां होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूं, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया।
यह कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसा समेटे लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर। जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता ही है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं ये कुछ और उतरेगा? रमानाथ, मेरी समझ में तो चीज 1000 से ज्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं, आप 400 रुपये का प्रबंध कर दें तो ले लूं। ये इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार न मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले न लौटेंगे। मैं आपको कल रुपये लौटा दूंगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। मैं तो आपसे रुपये मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। वह रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा न सके, अब हार क्या लाएंगे? मैं यहां कई दुकानें देख चुकी हूं, ऐसी चीज शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके ड्योड़े दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों न बुलाए? इसे सौदा बेचने की गर्ज होगी तो आप ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते? जौहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं, आप हार दे जाए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता। हम परदेशी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ हैं कल वहां हैं, कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो। आप इस वक्त 1000 दे दें, 200 फिर दे दीजिएगा। रमानाथ, तो सौदा न होगा। जौहरी, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूं कि ऐसा माल फिर न पाएगा। रमानाथ, रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोया रोया कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे, मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जलविहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वह संदूक खोलती, कभी वह दराज खोलती, पर रुपये कहीं न मिले। सहसा मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील, वहां काम ही पूरा न हुआ, बैठकर क्या करता? कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। यह क्या कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज पसंद की? रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपये मांगते हैं। वकील, बस, और कोई चीज पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है। रतन, इस वक्त मैं यही एक हार लूंगी। आजकल सिर की चीजें कौन पहनता है? वकील, ले रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदेह आधार की। वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सके, जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है। बिना प्रतिमा के वह किस पर फल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके लिए सदेह कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुखब। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य आनंदायनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं?
जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी नहीं दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई, अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा, अंत को निराश होकर चल दिया। तो दोस्तों, आपने सुना उपन्यास गबन का अध्याय 2 भाग 16 से 20। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको जालपा और रमेश की ये जद्दोजहद कैसी लगी। धन्यवाद।